नाउ लेट्स गेट टू सेक्शन बी ऑफ आवर टेस्ट पेपर। सेक्शन बी पे अब आते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आवर प्रीवियस 5 क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन बी में 12 मार्कर क्वेश्चन वी हैव टू राइट इन 200 वर्ड्स। सेक्शन बी का जो यूपीपीसीएस मेंस का जो सेक्शन होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 का, वो 200 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने होते हैं, एंड इट्स अ 12 मार्कर सेक्शन। नाउ जो क्वेश्चन 11 टॉक्स अबाउट Indian painting styles with their vast diversity offer a rich tapestry of artistic expression, each reflecting a unique historical and cultural and regional context. So we have to discuss about it. इंडियन पेंटिंग्स के बारे में हमें प्रोमिनेंट डिस्कस करना है, उनकी पेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, अलग अलग कल्चरल रीजन्स में जो अलग अलग रीजनल या जोग्राफिकल स्पेस में रहे विद टाइम, इनका एवोल्यूशन थ्रू हिस्ट्री कैसे रहा है, उसमें जो है हमें यहाँ पे इस 12 मार्कर क्वेश्चन को एड्रेस करना है। भारतीय चित्रकला शैलियां अपनी विविधता के साथ साथ कलात्मक अभिव्यक्ति का एक समृद्ध ताना बाना प्रस्तुत करती हैं, जो प्रत्येक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय संदर्भों को दर्शाती है। चर्चा कीजिए। तो वी हैव टू एलेबोरेट एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हमें बताना है इंडियन पेंटिंग्स का, इंडिया के अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में विद टाइम, इनकी स्पेसिफिसिटी और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है। 12 मार्कर क्वेश्चन विद 200 वर्ड्स। नाउ इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन को हम 30 to 40 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक्स अबाउट इंडियन पेंटिंग्स। So we need to write our answer in introduction of our answer. Indian paintings displays cultural ethos, royal patronages, and assimilation of natural as well as religious reflections in it, varying across different geography and timelines. So in the introduction part हमने ये मेंशन किया है कि इंडियन पेंटिंग्स जो है इंडिया के कल्चरल इथोस को है प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करती हैं, जिसमें विद टाइम जो है रॉयल पैटर्नेजेस मिले हैं विद टाइम, एंड सब्सिक्वेंटली इस रॉयल पैटर्नेज के साथ साथ इंडियन पेंटिंग्स जो है इन्होंने नेचुरल जो प्रकृति को अपने अंदर एसिमुलेट करके डिस्प्ले किया है, एंड प्रकृति के साथ साथ नेचर के साथ साथ रिलीजियस लाइन पे भी रिलीजियस रिफ्लेक्शंस इन पेंटिंग्स में हमें मिलती हैं, जो कि इंडिया के डिफरेंट ज्योग्राफी में अलग अलग रीजन्स में एंड अलग अलग टाइमलाइन में जो है इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। दस इंडियन पेंटिंग्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का जो कोर थीम है वो प्रोमिनेंटली इंडियन सोसाइटी को थ्रू दिस इंडियन पेंटिंग्स हमें रिफ्लेक्शन के फॉर्म में जो है देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर के इंट्रोडक्शन को प्रोमिनेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बियॉन्ड अब आते हैं मेन बॉडी ऑफ द आंसर में। मेन बॉडी ऑफ द आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर के मेन बॉडी में वी नीड टू राइट हेडिंग ओवर एवोल्यूशन ऑफ रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स के ताने बाने के बारे में जो है यहाँ बात की गई थी, रिच टेपेस्ट्री के बारे में प्रोमिनेंटली जो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मेंशन कर रहा है। तो वी नीड टू राइट कि इंडिया में पेंटिंग्स कैसे इवॉल्व हुई हैं, राइट, कैसे इन्वॉल्व हुई और उनका स्पेसिफिक फीचर क्या रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सबसे एंशियंट टाइम्स की बात करें, अगर इंडियन लैंडमार्क्स पे सबसे एंशियंट टाइम्स की बात करें तो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में प्रोमिनेंटली
ड्यूरिंग पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, दैट इज स्टोन एज के टाइम पे प्राइमरली 1 लाख बीसी से अराउंड 40,000 बीसी के आसपास जो है मध्य प्रदेश के भीमबेदका केव्स में जो है सबसे एंशियंट पेंटिंग्स जो है वो मिली थी, राइट। एंशियंट पेंटिंग्स वेर फाइंड इन मॉडर्न डे मध्य प्रदेश जो स्टेट है उत्तर इंडिया का, वहां पे भीमबेदका केव्स नियर रायसेना डिस्ट्रिक्ट्स में जो है भीमबेदका केव्स पाई गई थी, जहां पे इन केव्स में पेंटिंग्स वेर बीइंग फाउंड, जिनका थीम प्रोमिनेंटली जो है आइदर नेचर बेस्ड था, जो कि वहां की एवोल्यूटिंग जो सोसाइटी थी, जो सोसाइटी का एवोल्यूशन हो रहा था उन पे डिस्प्लेस था। जो कलर का यूज किया जा रहा था वो भी नेचुरल डाइज थे, फूल पत्ती से जो है यूजुअली जो है कलर एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल डाइज का यूज इन भीमबेदका केव्स में हुआ। जो डिस्प्लेइंग हो रही थी वो आइदर एनिमल्स, बर्ड्स और जो ह्यूमंस थे उन्हीं की डिस्क्रिप्शन जो है थ्रू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, जो जेंडर डिफरेंशिएशन भीमबेदका केव्स में रिगार्डिंग मेल एंड फीमेल की जो पेंटिंग सिग्निफिकेंस है, जो मेल एंड फीमेल को ड्रॉ किया गया था उनको अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप में रिप्रेजेंट किया गया था प्रोमिनेंटली भीमबेदका केव्स में, जो कि नेचर बेस्ड सोसाइटी को डिस्प्ले करती थी। उस टाइम की सोसाइटी जैसे एनवायरमेंट से इंटरैक्ट कर रही तो उन पेंटिंग्स में, भीमबेदका केव्स की पेंटिंग में प्रोमिनेंटली आपको एनिमल्स दिखेंगे, जिन एनिमल्स की हंटिंग इस स्टोन टाइम पीरियड पर इंडिविजुअल्स करते थे, तो प्रोमिनेंटली पेंटिंग्स में वो डिस्प्ले करता है। बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है। मेल और फीमेल का जो ज्योमेट्रिकल अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप पे मेल की मैस्कुलिनिटी को डिस्प्ले करते हुए जो इमेजेस बनाए गए वो क्वाइट लार्जर है, एंड फीमेल को क्वाइट शार्प ट्रायंगल्स के फॉर्म में जो है आप रिप्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहली जो बिगिनिंग है इंडियन पेंटिंग्स की, अगर रिच टेपेस्ट्री की बात की जाए तो इट बिगिंस विद पैलियोलिथिक टाइम पीरियड भीमबेदका केव पेंटिंग्स, भीमबेदका के केव पेंटिंग से जो है इसकी बिगिनिंग होती है। एंड विद पैसिविटी ऑफ अ टाइम हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डोमेन्स या एरियाज लाइक फॉर दैट एग्जांपल अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स हैं, अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स पाई गई, ये अलग अलग रॉयल पैटर्नेजेस में मिले हैं, राइट। अलग अलग टाइम पीरियड पर डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज पे टाइम एंड अगेन यहाँ पे जो है पैटर्नेज दिया है। एंड प्रोमिनेंटली जो उनका टाइम स्केल है सेकेंड सेंचुरी बीसी से अराउंड 6 सेंचुरी एडी के अराउंड टाइम पीरियड तक, 800 सालों तक भीमबेदका अजंता केव्स पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिली हैं। जो पेंटिंग्स हैं प्राइमरली यहाँ पे मुरल्स देखने को मिले हैं, मुरल पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, एंड इट इज मोर और लेस ऑन रिलीजियस लाइंस मतलब यहाँ पे प्रोमिनेंटली बुद्धिज्म से रिलेटेड इमेजेस जो है आपको, बुद्धा की जातिका स्टोरी से रिलेटेड इमेजेस जो है यहाँ पे मिलेंगी, आपको प्रोमिनेंट मिलेंगी। फ्रेस्को टेक्निक along with जो पिगमेंट्स का यूज किया गया है वो नेचुरल पिगमेंट्स का यूज किया गया है, राइट। तो अजंता केव्स प्रोमिनेंटली इन विद अलग अलग रॉयल पैटर्नेज एंड डिफरेंट टाइम स्केल, इनके बारे में हम जो है मेंशनिंग पाते हैं। फर्दर हम देखेंगे केव्स लाइक बाघ केव्स में भी वी विटनेस पेंटिंग्स। एंशिएंट टाइम्स में हम बाघ केव्स में भी पेंटिंग्स पाते हैं जो कि सिमिलर टू अजंता है, अजंता केव्स के ही सिमिलर पर्सपेक्टिव से ये है पाई गई हैं, राइट। सिमिलर टू अजंता केव्स हैं, सिमिलर टू अजंता केव्स पेंटिंग्स, लेकिन इनको जो बॉर्डर लाइन ऑफ दिस पेंटिंग्स आर मोर क्लियर, राइट, मोर क्लियर। वैसे ही सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में वी फाइंड सीतन वसाल केव पेंटिंग्स इन तमिलनाडु रीजन, एंड प्रोमिनेंटली ये जो केव पेंटिंग है, ये केव पेंटिंग जो है प्रोमिनेंटली रिलीजियस एंगल लाइक जैनिज्म से एसोसिएटेड है। प्रोमिनेंटली जो सीतन वसाल पेंटिंग्स है ये जैनिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, इसमें अलग अलग सिंबल्स लाइक लोटस, फॉर दैट मैटर पॉन्ड्स
एंड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स का जो है पेंटिंग्स हमें इन जो है सीतन वसल एरिया में इन मॉडर्न डे तमिलनाडु में जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे कल्चरल इथोस को डिस्प्ले करते हुए मेडिटेटिव मॉन्क्स मॉन्क जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनकी इमेजेस भी इस शीतल वसाल पेंटिंग इन तमिलनाडु देखने को मिलता है। ये बाघ केव्स जो हैं मॉडर्न डे जो मध्य प्रदेश है वहां पे आपको देखने को मिलता है। दस इन द एंशियंट टाइम्स भीमबेटका केव्स से लेके अजंता के केव्स, भागे के केव्स एंड सीतन वसल केव पेंटिंग्स अलग अलग जोग्राफिकल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली हमें डिस्प्ले होते हैं एंशियंट टाइम पीरियड में, राइट, एंशियंट टाइम पीरियड पे। वहीं अगर मेडिवल टाइम पीरियड्स में हम आए, मेडिवल टाइम्स पीरियड पे अगर पेंटिंग्स की बात करें तो विद ग्रेजुअल टाइम्स मेडिवल पेंटिंग्स जो हैं प्रोमिनेंटली इसमें आपके जो है मुगल दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर्स हैं, दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल रूलर्स हैं। तो एंशियंट टाइम्स में जो केव्स की पेंटिंग है, जो नॉर्मल जो इंडियन पेंटिंग्स हैं उनका पैटर्नेज, रॉयल पैटर्नेज क्वाइट लार्जर स्केल था, रॉयल पैटर्नेज। एंड रॉयल पैटर्नेज जो इन पेंटिंग्स का कौन कर रहा है, इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक अकबर, जहांगीर and Shah Jahan are the prominent leaders who have patronized the paintings during the Mughal time periods। अब यहाँ पे फ्यूजन देखने को हमें मिलता है इन पेंटिंग्स में इंडिजिनस यानी कि इंडियन आर्ट, इंडिजिनस आर्ट along with certain पर्शियन इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है यानी कि फॉरेन एलिमेंट का इन्फ्यूजन जो है इन पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। हायर एक्यूरेसी जो पेंटिंग्स हैं एट हायर एक्यूरेसी जो है बनाई गई हैं, हायर एक्यूरेसी। और इनके एविडेंसेस इन बुक्स लाइक अकबरनामा में जो है, और फॉर दैट मैटर पातशाहनामा में मुगल टाइम्स के पेंटिंग्स के बारे में जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। ये पेंटिंग्स जो हैं, पेंटिंग जो है सेकुलर लाइंस पे हैं। यूजुअली जो इनकी नेचर ऑफ द पेंटिंग्स हैं वो सेकुलर लाइंस पे हैं, राइट, सेकुलर लाइंस पे हैं, राइट, जिसमें नेचर के साथ साथ रिलीजियस के डायनेमिक्स पे भी विल फाइंड पेंटिंग्स बीइंग पोर्ट्रेट। जहांगीर के बारे में ऐसा मेडिवल टाइम्स में बोला जाता था, मुगल पर इतना एक्सपर्टीज था कि वो पोर्ट्रेट को देख के आइडेंटिफाई कर लेता था उस पोर्ट्रेट के डायमेंशन से कि आखिर इसका पेंटर कौन है। तो देयर वाज अ डीपर एम्फेसिस गिवन बाय मुगल्स जहां पे नेचर के साथ साथ सेकुलरिज्म का पर्सपेक्टिव अलोंग विद नेचुरलिज्म और पेंटिंग्स में जो है प्रकृति को दर्शाने में भी मुगल टाइम से जो ये पेंटिंग्स हैं वो क्वाइट लार्जर रोल प्ले करती है। बियॉन्ड वी विल सी कि मुगल रूलर्स में जो औरंगजेब बहुत स्ट्रिक्ट था। पोस्ट औरंगजेब की स्ट्रिक्टनेस पेंटिंग स्कूल्स को आउट ऑफ एट्रोसिटीज ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट पेंटर्स ड्यूरिंग दिस मुगल टाइम पीरियड थे, औरंगजेब की एट्रोसिटीज की वजह से वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाके अपनी पेंटिंग को परस्यू करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन्हीं स्कूल से जो है राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग जो हैं वो डेवलप होती हैं राजस्थान के अलग अलग एरियाज में इन द टाइम पीरियड ऑफ 16 to 18 सेंचुरी। जस्ट फॉर एग्जांपल अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग्स लाइक मेवार, मारवाड़ और फॉर दैट मैटर किशनगढ़ या बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो हैं प्रोमिनेंटली राजस्थान के अलग अलग एरिया में जो है फ्लरिश करती हैं। और जो पेंटिंग्स थी लार्जली नेचर के साथ साथ रिलीजियस लाइंस पे भी थी। पेंटिंग जो थी नेचुरल के साथ साथ, नेचुरलिस्टिक के साथ साथ ये रिलीजियस एंगल्स पे थी। रिलीजियस एंगल इन द सेंस यू विल फाइंड इमेजेस और फॉर दैट मैटर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा और राधा की पेंटिंग जो है आपको देखने को मिलेंगी, राइट। कृष्णा और राधा की पेंटिंग्स का यहाँ पे मेंशनिंग करने को दिखेंगी जो कि इंडिया की कल्चरल इथोस को जो है प्रोमिनेंटली जो है डिस्प्ले में दिखता है। बियॉन्ड रिलीजियस लाइंस लाइक रामायण और महाभारत से भी एसोसिएटेड जो स्टोरीज हैं उन पे बेस्ड पेंटिंग्स जो है आपको जो है
प्रोमिनेंटली इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो प्रोमिनेंटली जो है 16 टू 18 सेंचुरी के अराउंड जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में फ्लरिश कर रही थी, राइट। तो प्रोमिनेंटली ये जो हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे डिफरेंट कलरफुल पेंटिंग्स, अलग अलग पेंटिंग्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसे कलर्स का जो है प्रोमिनेंट यूज इन दिस पेंटिंग्स जो है डिस्प्ले होता है, जो कि राजस्थान, मॉडर्न डे जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पे आपको मिलती है। बियॉन्ड कुछ और जो पेंटिंग्स डेवलप हुई, जैसे हिमाचल के एरिया में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है डेवलप हुई, राइट। पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग जो डेवलप हुई, यहाँ पे भी रिलीजियस along with नेचुरल एंगल से जो है प्रोमिनेंट पेंटिंग्स का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जस्ट फॉर एग्जांपल कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है प्रोमिनेंटली हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ प्रोमिनेंट यूज ऑफ कलर्स हैं, प्रोमिनेंट यूज ऑफ कलर्स इन पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। एंड प्रोमिनेंटली रिलीजियस थॉट्स लाइक गीत गोविंदा जो है इनसे एसोसिएटेड पेंटिंग्स जो है आपको जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में प्रोमिनेंटली मिल जाती है। सब्सिक्वेंट जो है वी विल विटनेस की डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स भी हैं, राइट। डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग जो कि इंडिया के सदर्न रीजन्स के कल्चरल इथोस एंड नॉर्म्स को प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट करती हैं। प्रोमिनेंटली यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जो है फ्यूजन ऑफ टर्किश एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जो है देखने को मिल जाएगा, राइट। फॉरेन एलिमेंट का जो प्रेजेंस दिख जाएगा, जैसे टर्किश और पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वहाँ पे ये आपको जो है मेडिवल टाइम्स पे ये सारी पेंटिंग्स जो है देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे ये कल्चरल इथोस में जो फॉरेन एलिमेंट का इन्फ्यूजन है थ्रू प्रेजेंस ऑफ दिस टर्किश एंड पर्शियन एलिमेंट जो है ये क्वाइट लार्जर जो है एक रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग्स को सिग्निफाई करता है। दस इन द मेडिवल टाइम पीरियड्स ये डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का जो है डेवलपमेंट होता है। एंड अगर मॉडर्न टाइम्स में आए, मॉडर्न टाइम्स इन द सेंस कि जो मॉडर्न डे कोलोनाइजेशन का टाइम पीरियड था, तो यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स में फ्यूजन ऑफ इंडियन एज वेल एज यूरोपियन पेंटिंग्स दिखता है। और जो पेंटिंग्स में रिचनेस एंड रिफाइननेस ग्रेजुअली जो है इंप्रूव होती हुई दिखती है। रिलीजियस एलिमेंट्स लाइक कैथोलिक चर्च एंड क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो पेंटिंग्स में एलिमेंट है उनका ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलता है। प्रोमिनेंटली आर्ट्स लाइक दिस वर नोन एज विक्टोरियन आर्ट, राइट। विक्टोरियन आर्ट बोलते हैं, ऐसा सिनोनिम, ऐसा सिग्निफिकेंस कि ये जो फॉरेन एलिमेंट का डेवलपमेंट हुआ है प्रोमिनेंटली मॉडर्न टाइम पीरियड में विद द अराइवल्स ऑफ द कॉलोनियल पावर्स, तो इंडियन की पेंटिंग स्टाइल में ग्रेजुअल जो है चेंजेस जो देखने को मिलती हैं, जो रिफाइननेस देखती हैं विद दिस मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। हाउएवर लेटर इंडिया में इंपॉर्टेंट पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा जो कि सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है केरला से बिलोंग करते हैं, अबिंद्रनाथ घोष, ऐसे जो पेंटर्स हैं इनको जो है इंडिया में देखने को मिलता है। जो लोकल एलिमेंट्स, जो प्रोमिनेंट जो लोकल एलिमेंट्स हैं उनको इनके पेंटिंग्स में लोकल एलिमेंट्स, जस्ट फॉर एग्जांपल इंडियन थीम पे बेस्ड जैसे जो रिलीजियस डेवलपमेंट हैं और फॉर दैट मैटर जो नेशनलिज्म से रिलेटेड मुद्दे हैं, राइट, नेशनलिज्म से रिलेटेड मुद्दे हैं, तो वी सी कि पेंटर्स लाइक अविंद्रनाथ घोष जो है प्रोमिनेंटली जो है ऐसे ओरिएंटल या नेटिव पेंटिंग्स को प्रमोट करने में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड पे इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दस इंडिजिनस पेंटिंग और इंडिजिनस पेंटर्स जो है जो इंडिया की कल्चरल इथोस और सोसाइटी की नीड्स लाइक नेशनल मूवमेंट्स को अपनी इंडियन पेंटिंग्स में ग्रेजुअली विद टाइम जो है उनको जो है डिस्प्ले करते हुए देखते हैं। दस अभी जो कंटेम्प्रेरी टाइम से मॉडर्न पेंटर्स का अगर रेफरेंस दिया जाए तो अमृतशेर गिल
along with MF हुसैन, MF हुसैन जो है, इन्होंने जो है इंडिजिनस आर्ट को प्रमोट करते हुए, इंडिजिनस आर्ट को प्रमोट करते हुए along with along with along with जो नेटिव आर्ट है, जो नेटिव आर्ट है, डिस्प्लेइंग द नेटिविटी ऑफ इंडिया, इसको क्वाइट ए लार्ज ग्लोबल स्केल पे जो है प्रमोट किया है। तो मॉडर्न टाइम्स में ऐसे पेंटर रहे हैं, राइट। तो विद ग्रेजुअल टाइम पीरियड, इंडियन पेंटिंग्स की रिच टेपेस्ट्री की अगर बात की जाए, अगर बात की जाए विद ग्रेजुअल टाइम, तो राइट फ्रॉम स्टोन एज अब टिल मॉडर्न टाइम्स कैसे ग्रेजुअली जो है इवॉल्व हुई हैं अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में, अलग अलग टाइम स्केल पे, उनका ब्रॉडर थीम नेचुरल या रिलीजियस एंगल पे, या ब्रॉडर सोसाइटल स्केल पे, या नेचुरलिस्टिक रहा है, कलर्स, थीम्स, पेंटिंग्स, इनका जो है प्रोमिनेंट कैसे एवोल्यूशन विथ रिच टेपेस्ट्री रिफ्लेक्टिंग कल्चरल इथोस जो है प्रोमिनेंटली ये डिस्प्ले होता है। एंड सब्सिक्वेंट वैल्यू एडिशन में कुछ और चीजें जैसे फोक आर्ट्स के बारे में हम डाल सकते हैं, फोक पेंटिंग्स लाइक बिहार में जो है मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग जो कि यूजुअली मैरिजेस के टाइम पे बनाई जाती है, और यहाँ पे प्रोमिनेंट जो है काउ डंग का यूज एज अ बैकग्राउंड यूज किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग भी इंडियन सोसाइटी के कल्चरल एथिक्स को डिस्प्ले करती है। मंजूसा पेंटिंग यूजुअली वेडिंग्स के टाइम पे बिहार का जो मिथिला रीजन है वहां पे मंजूसा पेंटिंग की जाती है। एक स्नेक बेस्ड स्नेक का जो है इमेजेस जो है इन पेंटिंग से बनाया जाता है ऑन अ बैम्बू बॉक्स। तो मंजूसा पेंटिंग भी इंडिया के कल्चरल इथोस इन द फॉर्म ऑफ जो मैरिजेस में ये बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन हिस्ट्री। जैसे मंजूसा पेंटिंग है, एक स्टोरी पे बेस्ड है, एक स्नेक की स्टोरी पे बेस्ड है, तो उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन पेंटिंग्स पे दिखता है। बियॉन्ड पिछवई आर्ट है, और फॉर दैट मैटर महाराष्ट्र के जो वर्ली पेंटिंग्स हैं वो लोकल फोक ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करने में, इंडिया की प्रोमिनेंट कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करने में क्वाइट हेल्पफुल रही है, राइट। तो जो डाइवर्सिटी ऑफ दिस डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स अक्रॉस डिफरेंट टाइम स्पैन, जो टेम्पोरल वेरिएशन इन डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में देखने को मिला है रिगार्डिंग देयर प्रेफरेंसेस, ये जो है हम इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर में प्रोमिनेंटली जो है ये 200 वर्ड का जो आंसर है इसको हम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। दस विद सुटेबल इंट्रोडक्शन अलोंग विद दिस फैक्ट इसको हम एड्रेस कर सकते हैं, और इन द एंड जो है अपने कंक्लूजन के पार्ट में हम ये मेंशन कर सकते हैं, दस इंडियन पेंटिंग्स वेरिंग अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज हैव evolved with time, reflecting the cultural norms as well as individual along with royal preferences being displaced in the core themes as well as चॉइस ऑफ कलर के जो प्रेफरेंसेस में भी कहीं ना लोगों का जो डीप रिफ्लेक्शन है वो पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। तो इन द कंक्लूजन पार्ट ये सारा पॉइंट जो है हम मेंशन करके ये मेंशन कर सकते हैं कि ये इंडियन पेंटिंग्स जो है इंडिया के रिच कल्चरल इथोस को रिफ्लेक्ट करती हैं, डाइवर्सिटीज को रिफ्लेक्ट करती हैं, और अलग अलग टाइम स्पैन पे जो रॉयल पैटर्नेजेस इन पेंटिंग्स को मिली हैं उनके भी प्रेफरेंसेस और चॉइसेस को इन पेंटिंग्स में अलॉन्ग विथ आइदर रिलीजियस लाइन और नेचुरलिस्टिक लाइन जो है देखने को जो हमें लार्जली मिलती हैं, जो कि एक डीप इंडियन हिस्ट्री को ब्रॉडली रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ब्रॉडली जो है एंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, वी विल बी डिस्कसिंग, that is discuss the distinct characteristics and differences between socialism, communism and capitalism। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच प्रमुख विशेषता और भिन्नताओं पर जो है चर्चा कीजिए। 200 वर्ड क्वेश्चन फॉर अ 12 मार्कर क्वेश्चन। 12 मार्कर क्वेश्चन ये है, फॉर 200 वर्ड्स वी नीड टू राइट। नाउ while proceeding for the introduction of this question, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को 30 से 40 वर्ड में लिखने के लिए वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीड सोशलिज्म, communism and capitalism have evolved over centuries as an ideology differing
differing across economic structure, state ownership, या for that matter state role and role of society. So prominently into introduction part एक differentiating perspective से we can introduce कि socialism, communism और capitalism जो है थ्रू आउट सेंचुरीज एज एन आइडियोलॉजी डेवलप की है, जो कि डिफर करती है इन द अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से, स्टेट के रोल या स्टेट की ओनरशिप में, एंड लार्जर पर्सपेक्टिव में सोसाइटी के रोल से रिलेटेड जो है ये आइडियोलॉजी जो है प्रोमिनेंटली एक दूसरे से डिफर करती हैं, जो कि विद ओवर द टाइम जो है इवॉल्व करके आई. नाउ ऐसे नो कि प्रोमिनेंट अगर ग्लोबल इवेंट्स में देखा जाए तो देयर हैज बीन कन्फ्लिक्ट इन आइडियोलॉजी. जो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो बिल्डअप हुई थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, वहां पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का ही डिबेट रहा है. थॉट प्रोसेस जो ये आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के डिबेट में, कि यूएसए लेड जो ब्लॉक था या वेस्टर्न लेड जो ब्लॉक था, उनका प्रोमिनेंट रोल है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वहां पे कैपिटलिज्म स्टैब्लिश हो, एंड कंट्रीज जो कि यूएसएसआर लेड थी, मोर प्रोमिनेंटली रशिया लेड थी, यहाँ पे जो है सोशलिज्म अलॉन्ग विद चाइना लेड एम्फेसिस में जो है कम्युनिज्म लेड सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट जो डिस्कशन रखा गया है, राइट. डिबेट या डिस्कशन रहा. बियॉन्ड इंपॉर्टेंट थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स ने भी टाइम एंड अगेन कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में जो है कि एंड में जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी ही स्टैब्लिश होगी. कैपिटलिज्म का मॉडल जो आने वाले फ्यूचर में फेल हो जाएगा, बिकॉज इनइक्विटी क्रिएट होगी, डिफरेंसेस होगी, पब्लिक एनार्की क्रिएट होगी, एंड इन टर्न जो मासेस हैं जो है वो जो रूलर है उनके अगेंस्ट में जो रूल्ड है वो बगावत करेंगे, एंड इन टर्न इन एंड जो है एक क्लासलेस सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म स्टैब्लिश होगा. तो ब्रॉडली एज एन आइडियोलॉजी ये ओवर द सेंचुरी जो है डेवलप, ये जो तीनों आइडियोलॉजीज हैं विद टाइम जो है ग्रेजुअली जो है डेवलप करती हैं. नाउ एड्रेसिंग द कोर पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस, राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोमिनेंटली जो है एक दूसरे से डिफर भी करते हैं. तो प्रोमिनेंटली एक ही सुटेबल पार्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस दोनों को एड्रेस कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल वी कैन राइट कैपिटलिज्म, subsequently we can write socialism, and then we can write communism. तो 3 separate blocks में again certain common points जिसपे हम इन तीनों को जो है एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, इस ब्रॉडर पैरामीटर पे हम जो है अपने डिबेट को रखेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इन तीनों पे ये देखेंगे कि जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस हैं, जो ब्रॉडर ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस हैं, प्रोमिनेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस एंड आइडियोलॉजीज पे किसके पास है, क्या लोगों के पास है, क्या गवर्नमेंट के पास है, राइट. ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस एक इस पिलर पे हम डिबेट करेंगे. तो सबसे पहला जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, सोसाइटी का जो मेजॉरिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है वो कैपिटलिज्म के अगर बात करें तो कैपिटलिज्म में प्राइमरली जो है जो रिसोर्सेज का ओनरशिप होता है वो प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर के पास होता है. प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइमरली जो रिसोर्सेज का ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में देखें प्रोमिनेंट जो वहाँ के इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेटली ओन्ड है, राइट. ओनरशिप का रिसोर्सेज जो है प्राइमरली जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है. वहीं सब्सिक्वेंटली जब हम सोशलिज्म की बात करेंगे तो सोशलिज्म की केस में प्राइमरली जो ओनरशिप होती है वो स्टेट के पास होती है. स्टेट के पास जो प्राइमरली जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस होती है, मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है स्टेट ओन करता है, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हम रशिया के बारे में बोल सकते हैं, रशिया के बारे में यहाँ पे हम यूएसए का कोट कर रहे हैं. एंड कम्युनिज्म एक ऐसा मॉडल है जहां पे मींस ऑफ ओनरशिप जो है कलेक्टिवली जो है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस है, कलेक्टिव ओनरशिप है, कोई डिस्टिंक्शन क्लास डिस्टिंक्शन नहीं. जो ओनरशिप है वो कलेक्टिव ओनरशिप है. जस्ट फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजी जो है चाइना और क्यूबा फॉलो करते हैं,
ऑल्दो कम्युनिस्ट, चाइना को ऐसे कम्युनिस्ट कंट्री बोला जाता है, लेकिन यू कैन सी कि वहाँ कैसे प्राइवेट सेक्टर जो फ्लरिश कर रहा है। तो जो मीन्स ऑफ ओनरशिप ऐसे कॉमन इंडिकेटर एक दूसरे से जो डिफर करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग एक कॉमन इंडिकेटर, दैट इज ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, कैसे इन तीन थॉट पे जो है डिफर करती है। बियॉन्ड बियॉन्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, प्राइमरली जो भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मासेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट, कैसे शेयर हो एक दूसरे से, उनके लिए क्या फोर्सेस या क्या एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। तो कैपिटलिज्म के सेक्टर में, कैपिटलिज्म ऐसा आइडियोलॉजी जहां भी प्रैक्टिस किया जा रहा है वहां प्राइवेट सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, फ्री मार्केट फोर्सेस जो है वो प्रिवेल करते हैं, यानी कि जिसके पास पैसा है वो चीजों को बाई कर सकता है, ओन कर सकता है। तो प्राइमरली ये फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट फोर्सेस है जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का, राइट, वेरी लो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म वो फ्री मार्केट फोर्सेस पे है। लेकिन वही सोशलिज्म की बात की जाए, सोशलिज्म की बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक रशिया की हमने बात की, या 90s से पहले जो नेहरूएन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया भी पोस्ट इंडिपेंडेंट एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। तो जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, रीडिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, यानी कि मेजरली जो है स्टेट अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर जो है फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेट का प्रोमिनेंट रोल रहता है। एंड थ्रू द मेजर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो अमीर हैं उन पर टैक्सेस लगाते हैं, जो रिच एंड पुअर फार्मर्स हैं उनको जो है सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, यानी कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनली टैक्सेशन। प्रोपोर्शनली टैक्सेशन जो है उसके बिहाफ पे जिसकी जैसी इनकम है वैसा जो है टैक्सेशन लगाया जाता है। आप सर्टेन इनकम ब्रैकेट में अगर आते हैं तो आप इतना टैक्स ब्रैकेट है, 10 लाख के ऊपर है तो जितने कॉमन इंडिविजुअल है उस पर उतना टैक्स लगेगा। एंड सब्सिक्वेंटली सब्सिडीज के फॉर्म में गवर्नमेंट जो होती है, जो स्टेट होती है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन को जो है इंश्योर करती है। लेकिन अगर वहीं कम्युनिज्म की अगर हम बात करें, कम्युनिज्म एज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप है। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब सबको जो है ऐसा इक्वल फॉर्म में जो है सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड, जैसी जिसकी नीड है उस हिसाब से दी जाती है, राइट। कोई डिस्क्रिमिनेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइमरली एज एन कम्युनिस्ट सोसाइटी लाइक क्यूबा एंड चाइना, क्यूबा और चाइना जैसी सोसाइटी में प्राइमरली इन इंडिकेटर्स पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है प्राइमरली जो है फंक्शन करता है। बियॉन्ड नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट डायमेंशन पे इन तीनों को कैटेगराइज करेंगे वो होगा क्लास स्ट्रक्चर, राइट। क्या कोई प्रोमिनेंट क्लास स्ट्रक्चर बिटवीन दिस थ्री आइडियोलॉजीज स्टैब्लिश्ड है? दो, यस। प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट में अगर हम देखें तो देयर यू नो क्लास एग्जिस्ट। कैसा क्लास एग्जिस्ट करता? रिच एंड पुअर का। जो रिच हैं, जो प्रिविलेज हैं, राइट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रूल है, तो यहाँ पर रिच एंड पुअर ऐसा जो है क्लास जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, राइट। एक गरीब और अमीर का फर्क जो है यूएसए, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे सोशलिस्ट सोसाइटी की बात की जाए, सोशलिस्ट सोसाइटी अगर बात की जाए प्राइमरली, तो एज एन क्लास यहाँ पे इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने का कंसेप्ट रखा गया है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। एक एक्सेप्टेंस है कि यहाँ पे भी गरीब एंड अमीर हैं, लेकिन थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है इस पे ये इंश्योर करना है कि रिच और पुअर के बीच में का जो गैप है वो खत्म हो, एंड हर एक इंडिविजुअल ऑलमोस्ट जो है इक्वल हो। ये ऐसा जो है हमारा जो सोशलिज्म एज एन आइडिया जो है विजुअलाइज करता है या ड्रीम करता है। एंड सब्सिक्वेंट अगर कम्युनिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे एक क्लासलेस सोसाइटी का जो है इमेजिनेशन एज एन आइडियोलॉजी प्राइमरली जो है कम्युनिज्म पोर्ट्रे करता है कि कोई भी क्लास, कोई भी रिच एंड पुअर का डिफरेंसेस नहीं होगा। जो रिसोर्सेज की ओनरशिप है वो प्राइमरली जो है प्राइवेट सेक्टर करती है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो ओनर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंडिंग अपॉन द नीड सोसाइटी में प्राइमरली जो है शेयर की जा रही है, राइट। तो जो यहाँ पे एक क्लासलेस सोसाइटी जो है फ्लरिश कर रही है, राइट। नो सब्सिक्वेंट नेक्स्ट डायमेंशन पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग की,
इकोनॉमिक प्लानिंग इन तीनों आइडियोलॉजीज में कैसे होता है, तो प्राइमरली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो यूजुअली मार्केट ड्रिवन होती है, क्योंकि हमने देखा जो मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है कैपिटलिज्म पे वो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स यहाँ फ्लो करती है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई के डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे जो है ये मार्केट फंक्शन करती है। तो टोटली जो कैपिटलिज्म में मार्केट ड्रिवन जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। सोशलिज्म में आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इक्वली कोलैबोरेट करते हो, तो एक तरह से मिक्स्ड प्लानिंग होती है, राइट, मिक्स्ड प्लानिंग। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया को आप देख लो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो इक्वली को एग्जिस्ट करते हैं, इक्वली को एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से मिक्स्ड प्लानिंग है। रशिया जैसी कंट्रीज जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग, वहाँ के अपने सोशलिस्ट प्लान इन रशिया जो है प्राइमरली वहाँ पे जो है सोशलिस्ट प्लानिंग रशिया में जो है गवर्नमेंट ऑल टुगेदर इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही होती है, राइट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के वजह से जो है इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आइदर मिलके करती हैं, और फॉर दैट मैटर एक तरह से मिक्स प्लानिंग होती है, राइट। अगर कम्युनिज्म की बात करें तो टोटली सेंट्रली ओन्ड है, जैसे चाइना का एग्जांपल हमने बार बार देखा कि चाइना का अपना 5 साल 10 साल का आगे फ्यूचर का प्लान होता है, राइट। चाइना का अपना फ्यूचर प्लान होता है जो इकोनॉमिक प्लानिंग लेके चलती है। टोटली जो है चाइना की जो गवर्नमेंट है ऑल दो आइडियोलॉजी में जो वहाँ पे एक क्लासलेस सोसाइटी के बारे में जो है मतलब विजुअलाइजेशन रखा गया है, बट प्रोमिनेंटली वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है स्टेट फॉरवर्ड, एक सेंट्रल एक मोनोपोली है जो वहाँ की प्लानिंग को जो है गवर्न करती है। ना मोटिव क्या है, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन क्या, अगर ओनरशिप अलग अलग जगहों में प्राइवेटली या गवर्नमेंट ओन डिफर करता है, तो मोटिव ऑफ प्रोडक्शन क्या, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसका मोटिव क्या है। कैपिटलिज्म में मींस ऑफ प्रोडक्शन अगर प्राइवेटली ओन्ड करते हैं तो उनका मोटिव क्या है इस प्रोडक्शन के बिहाइंड पे। अगर प्राइवेटली एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जो है प्राइमरली जो उसको वो करता है, तो उसका कोर मोटिव है प्रॉफिट कमाना। कैपिटलिज्म का प्योर मोटिव है प्रॉफिट कमाना। वहीं अगर सोशलिज्म की बात की जाए तो एक वेलफेयर बेस्ड अप्रोच है, राइट, वेलफेयर बेस्ड अप्रोच है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, क्योंकि यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की जा रही है। तो रिच अलोंग विद द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में गैप खत्म हो, उसके लिए वेलफेयर बेस्ड अप्रोच के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, वहां पे गवर्नमेंट ओन जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एज एन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन मेजर जो एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि प्रोडक्शन तो कर ही सके, गुड्स का प्रोडक्शन भी कर सके ताकि हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट हो सके, एंड साथ ही साथ उसके जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके, वो गवर्नमेंट का मोटिव था। तो प्रोमिनेंट मोटिव जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे वेलफेयर बेस्ड है, राइट, वेलफेयर करना। एंड सब्सिक्वेंटली अगर हम कम्युनिज्म की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, न कि सिर्फ एक इंडिविजुअल या मार्जिनाइज, बट ओवरऑल कम्युनिटी वेलफेयरिज्म के लिए जो है ये कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी फंक्शन करता है, राइट। सो दीज आर द प्रोमिनेंट डिफरेंसेस, राइट। एंड सब्सिक्वेंट अगर एक और इंपॉर्टेंट पिलर पे अगर यहाँ पे डिस्कस करें कि रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम इन आइडियोलॉजी में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम फ्लरिश कर रहा है, इन इंडिकेटर्स पे अगर हम प्रोमिनेंटली डिस्कस करें तो यूजुअली कैपिटलिस्ट कंट्री में हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, राइट। यूजुअली जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज में हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, या फॉर दैट मैटर प्लूटोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं कुछ जहां पे कैपिटलिज्म जैसा मेजर जो है प्रोमिनेंटली जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, सोशलिज्म के मेजर्स को वो कर रहा था। या फिर अथॉरिटेरियन रेजीम भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक तरह से रशिया में हम बोल सकते हैं कि एक अथॉरिटेरियन रेजीम है वहां पे, राइट, वहां पे एक अथॉरिटेरियन रेजीम है, राइट। एंड कम्युनिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक क्लासलेस सोसाइटी का विजुअलाइजेशन किया जा रहा है। क्लासलेस सोसाइटी दैट मींस इन आइडियोलॉजी में एक स्टेटलेस सोसाइटी
क्योंकि यहाँ मीन्स ऑफ ओनरशिप या टोटल पावर जो है कम्युनिटी ओन है, तो एक तरह से क्लासलेस सोसाइटी को जो है विजुलाइज किया जाता है, पर एक तरह से अथॉरिटेरियन रिजीम ही होती है, अथॉरिटेरियन रिजीम ही होती है यहाँ पे, राइट। जैसे चाइना में आप देख ले, वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है सीसीपी, प्रोमिनेंटली जो है इनको जो है एड्रेस करती है। तो दीज आर द प्रोमिनेंट पॉइंट्स जो कि इन कॉमन डायमेंशन, इन पिलर्स पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट। एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक से कैसे ये डिफर करते हैं, एंड प्रोमिनेंटली उसके साथ साथ क्या डिफरेंसेस इस कैपिटलिज्म अलोंग विद द कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस है अलोंग विद द कंट्रीज का एग्जांपल, और जो भी मेजर्स जैसे टैक्सेस सब्सिडीज के फॉर्म में ले रहे हैं, ये हम इस क्वेश्चन के आंसर में प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद द डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद द डिफरेंसेस मेंशन कर सकते हैं। दस इन द एंड पार्ट we can conclude कि socialism, communism as well as capitalism had evolved over the evolved over the time, and it has adjusted itself with the local ecology of the geography, and had displayed certain merits and demerits. However, the core intention of this all ideologies is for प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। दस इस तरह से हम अपने जो है कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं कि तीनों आइडियोलॉजीज जो है, तीनों आइडियोलॉजीज अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में अलग अलग टाइम पे एक जगह की इकोलॉजी को एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड टू इट, हर एक आइडियोलॉजीज के अपने एक चैलेंजेस हैं, बट विद टाइम इट हैज एडजस्टेड, एंड इनका कोर इंटेंट जो है अपने सोसाइटी में वेलफेयर क्रिएट करना और जनता के हित में काम करना। तो प्रोमिनेंटली इन द कंक्लूजन पार्ट इस क्वेश्चन को हम एड्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। The question number 14 talks about critically examine how liberalization, privatization, and globalization reforms have evolved since 1991 to meet present day economic challenge। वर्तमान के जो आर्थिक चैलेंजेस हैं, जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटारा करने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या रोल सिंस 1991 रहा है, उसको हमें जो है फॉर दिस 12 मार्कर क्वेश्चन इन 200 वर्ड जो है एनालाइज करना है। नाउ एज यू नो कि प्री 1991 इंडिया एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी थी, राइट। मेजरली जो है यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी एज अ मींस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लार्जली क्योंकि हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रियर टू 1991 लार्जली हमारी इंडियन इकोनॉमी थी। लेकिन इन 1991 वी फेस्ड अ बैलेंस पेमेंट क्राइसिस। एक बैलेंस पेमेंट क्राइसिस की वजह से हमने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स led by Prime Minister like PV Narasimha Rao and our prominent Prime Minister back then, that is Manmohan Singh। इन लोगों ने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या थे? एलपीजी। इंडियन मार्केट को लिबरलाइज किया गया, लिबरलाइज इन द सेंस कि इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आके जो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जाए। जो मेजर पीएसयूज थी, पीएसयूज लाइक बीएसएनएल, उनको जो है प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया, एंड इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ सिंक करने के लिए मोर ओपन कर दिया गया, कनेक्टिविटी बिल्ड करने का। दो दीज वर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। नाउ इस क्वेश्चन के आंसर को स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम आते हैं तो वी नीड टू राइट एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बोल रहा है कि करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस को मीट करने के लिए एलपीजी की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है, तो वो वी कैन राइट। दस वी कैन राइट पोस्ट 1991 structural reforms like liberalization, privatization and globalization has significantly improved and accelerated the Indian economy. However, issues like rising inequality in the form of
income as well as in the form of access to resources, in rising inequality, as well as global uncertainties. Global uncertainties have posed severe challenges to India too. Severe challenges to India. The first part of the introduction में हमने ये मेंशन कर दिया कि पोस्ट 1991 के बाद इंडिया ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी, जो कि इंडियन इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव और एसिलरेट करके आए, राइट, सिग्निफिकेंट इंप्रूव और एसिलरेट करके आए। लेकिन इन एसिलरेशन, इन बेनिफिट के साथ साथ कुछ इश्यूज भी एसोसिएटेड है। इश्यूज कैसे? जैसे इनइक्वालिटी इन इंडिया में बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, एंड India is also not immune to global uncertainties. कोविड-19 में हमने देखा कि सप्लाई चेन डिसरप्शन में इंडियन इकोनॉमी भी इन्फ्लुएंस हुई, एंड बियॉन्ड अभी रेड सी में जो क्राइसिस चल रहा है, राइट, क्रूड ऑयल से रिलेटेड, तो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी की वजह से भी इंडिया में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डिसेलरेशन जैसा इनपुट देखा गया। सिमिलरली फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक 2008-9 में तो उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इंडिया में भी देखने को मिला। तो बेनिफिट के साथ साथ देयर आर इश्यूज आल्सो एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक एलपीजी, क्योंकि यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात की जा रही, तो बेनिफिट्स एज वेल एज लूप होल्स दोनों हमें जो है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है मेंशन करना। नाउ वी नीड टू कम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू आवर जो मेन बॉडी ऑफ द आंसर को जो हमें एड्रेस करना है, रोल ऑफ एलपीजी। रोल ऑफ एलपीजी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ओवर द ईयर्स, ओवर 1991 कैसा रहा है, रोल ऑफ एलपीजी पोस्ट 1991 इन इंडिया, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हेडिंग डाल के वी कैन कम टू द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। So the measures of LPG की वजह से it liberalized its market, leading to significant increase in FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में थ्रू लिबरलाइजेशन जो है क्वाइट लार्जर हो गया। नाउ जो प्राइवेट सेक्टर है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी, एंड करेंटली अराउंड 35% रफली इन्वेस्टमेंट जो है अराउंड जो इंडिया के ग्रोथ में थ्रू प्राइवेट सेक्टर आता है। एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरकनेक्टिविटी हमारी बड़ी है, तो दैट हैज लेड टू बूमिंग ऑफ आवर नॉलेज इंडस्ट्रीज एज वेल एज फर्दर सब्सिक्वेंट रिफॉर्म्स लाइक आईटी रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आईटी रिफॉर्म्स, एज वेल एज बैंकिंग के सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस। दस अगर एरा वाइज हम डिफरेंशिएट करें तो 1991 से 2000 तक इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज लाइक VSNL have taken place. Right, VSNL have taken place, and subsequently we talked about increase in FDI. Subsequently prominent industries like telecommunication की industry जो है 90s में you saw कि phone के connections इंडिया में आए, telecommunication industries, prominently IT sector, IT की companies, IT sector पास IT boom जो है gradually इंडिया में आए 1991 इस और 2000 के सेक्टर में। Beyond प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के बाद एक जो बैंकिंग नॉर्म्स थी उनका जो है ग्रेजुअल बैंकिंग इंडस्ट्रीज जो क्वाइट फ्लरिश होने लगी। एंड बियॉन्ड कुछ और मेजर जैसे मोनोपोलिस्टिक MRTP एक्ट जो है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट जो गवर्नमेंट की थी, जो कि एक लाइसेंस राज जिसको बोला जाता है, इसको खत्म होते ही इंडिया में ग्रेजुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद ओवर टाइम ग्रेजुअली जो है इंप्रूव होने लग गई, राइट। तो हम अगर ब्रॉडर इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे अगर क्रिटिकली एग्जामिन करें, ब्रॉडर पैरामीटर्स पे अगर क्रिटिकली एग्जामिन करें, तो करंट इकोनॉमिक सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए अराउंड 1991 के अराउंड जो है पर कैपिटा इनकम अराउंड $800 to $1000 था पर कैपिटा इनकम, राइट, पर कैपिटा इनकम। but significantly at present around 2023-24 जो पर कैपिटा इनकम जो है ग्रेजुअली जो है अराउंड डबल हो चुकी है, अराउंड $2000 जो है पर कैपिटा इनकम हो चुकी है, राइट।
that means income access to the masses have increased. Beyond that certain जो economic size थी, economic size जो है इंडिया जो है अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पहले अराउंड 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड था, 18वीं सबसे बड़ी व्यवस्था थी तब लिबरलाइजेशन के टाइम पे, बट एट प्रेजेंट इट इज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी विथ इकोनॉमिक साइज ऑफ अराउंड $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमिक साइज जो है अभी करंटली जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन लेड मूवमेंट ने काफी रैम्पेंट बेनिफिट जो है इंडियन इकोनॉमी को पहुंचाया है। बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए जो कि करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस में क्वाइट क्रूशियल है एम्प्लॉयमेंट का इशू, तो प्राइमरली जो है तब जो है 1990s के अराउंड जो है गवर्नमेंट वाज द प्राइमरी एम्प्लॉयर हाउएवर एंड सब्सिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी तब 1991 में जो क्वाइट हाई था, लेकिन अब जो है विथ प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स एंड आईटी बूम्स के बाद जो है प्राइमरी एम्प्लॉयर इंडिया में सर्विसेज सेक्टर है जो कि 52% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडियाज का जो है सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। मेजर अराउंड 32% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है 32% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है थ्रू दिस सर्विसेज सेक्टर इंडिया को आता है, जिसमें प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट विथ आईटी सेक्टर आपको देता है अराउंड 50 मिलियन जॉब्स के पास जो है आईटी सेक्टर आपको देता है। बियॉन्ड सेक्टर्स लाइक बैंकिंग have ensured for prominent financial inclusion, तो ये सारे बेनिफिट जो हैं, ये सारे बेनिफिट विथ एलपीजी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया जो है, ये सारे मेजर्स जो है हमारे देते आए हैं। एंड सिग्निफिकेंटली एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी बात किया, तो एट प्रेजेंट जो है जहां पे 1991 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था ऑलमोस्ट बहुत ही लो था, लेकिन आज के टाइम पे अगर डेटा के बिहाफ पे देखें तो इंडिया इज अमॉन्ग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड, जहां पे एफडीआई जो है इंडिया में आता है। एंड सब्सिक्वेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ह्यूमन माइग्रेशन हुआ है, ह्यूमन माइग्रेशन हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से ह्यूमन माइग्रेशन, तो वी कैन कम टू एन आइडिया कि जो हम इंडिया में रेमिटेंसेस आते हैं, जो हमारा लेबर फोर्स बाहर जाके काम करता है, वो अमॉन्ग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। अराउंड $100 बिलियन का रेमिटेंस, अराउंड 100 बिलियन और मोर देन $100 बिलियन जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। रेमिटेंसेस जो है इंडिया में जो है थ्रू दिस ह्यूमन माइग्रेशन, ऑल बिकॉज ऑफ इवेंट्स लाइक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमें बेनिफिट मिला। बट besides this economic benefit regarding employment, regarding growing economic size and regarding rising per capita income, there are issues also जो हमने second part में discussion किया। there are issues related to it। issue क्या associated है economy के perspective से? there's a pollution का एक rampant मुद्दा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बूस्ट हुई है, लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो एनवायरमेंट का जो नुकसान है इंडिया में, वो भी रैम्पेंट हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्लोबली जो कंट्रीज को रैंक करता है, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग जो एबिस्मली लो है, दैट इज 176 आउट ऑफ 180। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूम करने में बहुत ज्यादा नुकसान देखा है, राइट। सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक साइज तो बड़ी है, इकोनॉमिक साइज इंडिया में बड़ी है, बट देयर इज आल्सो राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि इकोनॉमिक साइज बढ़ने का जो बेनिफिट है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स को, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स को मिला है। जस्ट फॉर एग्जांपल, टाइम एंड अगेन आई एम कोटिंग एन ऑक्सफॉर्म की एक रिपोर्ट, जिसमें ये हाईलाइट किया कि इंडिया की टॉप 1% ऑफ द जो पॉपुलेशन है, टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स अराउंड 40% ऑफ द इनकम
राइट 40% ऑफ द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंट्री में टॉप 1% ऑफ द होल्ड करते हैं, टॉप 10% ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया होल्ड्स अराउंड 60 to 70% ऑफ द इनकम। तो एक ग्रॉस इन इक्वालिटी डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, एक ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी जो है देखने को मिलती है, राइट। ऑल्दो इकोनॉमिक साइज बढ़ा है, लेकिन रैम्पेंट इश्यूज लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बियॉन्ड, भले ही हमारी जो इकोनॉमिक साइज बढ़ी हो, लेकिन अभी भी हंगर एंड माल नरिशमेंट वाला जो इशू है वो इंडिया में क्वाइट प्रोमिनेंट है। तो इंडिया एट प्रेजेंट अराउंड 105 और 107 जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फॉर द ईयर 2024 स्टैंड करता है। दैट मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक साइड बेनिफिट्स हैव नॉट रीच्ड टू द मासेस। इसीलिए हंगर जैसा इशू, जहां माल नरिशमेंट, स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसा इशू है, वो जो है प्रोमिनेंटली जो है एक क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एक एंगल है जो कि लार्जर एलपीजी रिफॉर्म जैसे मूवमेंट को हम देख सकते हैं कि कैसे मासेस में जो है नहीं पहुंचा। बियॉन्ड विमेन जेंडर इनइक्वालिटी की बात की जाए, जेंडर इनइक्वालिटी, राइट, इसमें भी पे गैप्स बिटवीन मेल एंड फीमेल वो क्वाइट हाई है, राइट, क्वाइट हाई है। women are paid less as compared to the men counterparts of India। तो जेंडर पे गैप जो है ये एक क्वाइट हाई है इंडिया में। बियॉन्ड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया जो है प्रोमिनेंटली काफी पुअर परफॉर्म करता है। सम 123 और 4 जो है ये इंडिया की रैंकिंग है रिगार्डिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा, पर 120s में ही जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो इंडिया रैंक करती है। तो ये भी एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, रिगार्डिंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, जो कि एक क्रिटिकल एंगल है रिगार्डिंग एलपीजी। बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन जैसा इशू तो हुआ, प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर जैसे रिफॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर इज द मेजर एम्प्लॉयमेंट वाला, लेकिन इश्यूज लाइक प्राइवेट सेक्टर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है, लेकिन इश्यूज लाइक लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ये भी एक रैम्पेट है, जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट हाई टैक्सेशन जैसे इश्यूज जो हैं, हाई टैक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी हुआ जाए, राइट, जैसे जीएसटी वो जो गरीब और अमीर पे बराबर पड़ता है, हाई जीएसटी रेट्स अभी भी इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, लेबर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन जैसा मेजर जो कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्व करता है, लेकिन अभी क्रिटिकलिटी के इशू पे जो है लार्जली लेबर लॉज का वायलेशन हमें देखने को मिलता है। एंड सब्सिक्वेंट issues like globalization have ensured for greater connectivity, but अपने साथ demerits ये भी ले गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे इशू में जस्ट फॉर एग्जांपल 2008 का जो रेसेशन हुआ था, 2008 का रेसेशन, और फॉर दैट मैटर फेडरल ट्रिपिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का जो बैंक है, राइट, उनकी फेडरल टेपरिंग के बैंक पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है बाहर चला जाता है ऐसे इवेंट की वजह से। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से इम्यून नहीं रहा है। बियॉन्ड जो लार्जर इकोनॉमिक शॉक है, जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो है इंडिया में भी इकोनॉमिक शॉक देखने को मिले हैं, राइट। तो डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। कोविड-19 में मेजर गुड्स का एक सप्लाई चेन इशू जो है, ऑल बिकॉज ऑफ क्रिटिकलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्रेटर कनेक्टिविटी, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, हमें जो है ये नेगेटिव डायमेंशंस ऑल बिकॉज ऑफ दिस मेजर्स देखने को मिला है। तो इस पर्सपेक्टिव से ओवर टाइम ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे प्रोमिनेंटली पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट पड़ा हुआ है, जिसको विद डेटा एंड फैक्ट्स हम अपनी बातों में सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, राइट। ये सारे पॉइंट्स को मेजर कर यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं कि क्या पॉजिटिव और क्या बेनिफिट जो है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक एलपीजी ऑन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे जो है इनका ब्रॉडर इंपैक्ट पड़ा है। तो थ्रू दिस सब्सटेंस ऑफ डेटा, फैक्ट एंड रिपोर्ट हम अपनी बात को जो है सब्सटेंशिएट कर
सकते हैं, एंड इन द एंड पार्ट वी कैन कंक्लूड आवर आंसर, दस एलपीजी रिफॉर्म्स हैव सिग्निफिकेंटली improved the economic size of issues. However, prevalent critical issues like rising income inequality as well as perspective of gender and environmental issues need to be suitably tackled with proper enforcement of suitable environment protection laws as well as prevention of labors through suitable labor code reforms, and building a resilient and vibrant society based on the core strength of LPGs. Building on the core strength of the LPG जो है इंडिया जो है अपने सोसाइटी को बिल्ड कर सकता है, एंड इन द टर्न LPG कैन बी एन एसेट फॉर अ ड्रीम ऑफ इंडियाज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो इंडिया का जो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का ड्रीम है वो थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या सेकेंड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द लूप होल्स. ये जो लूप होल्स है उनको फिल करके इंडिया जो है ग्रेजुअली जो है अपने इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकता है, और इकोनॉमी जो है इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी बनाने में भी सबका साथ सबका विकास या समावेशी विकास जो है ये ड्रीम हम थ्रू दिस अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चंस. Now proceeding towards our next question related to world history. World history से related question, that is question number 15. That is, discuss the key causes behind the failure of Napoleon Bonaparte's empire. नेपोलियन के एम्पायर के फेलियर्स के पीछे क्या कॉजेस थे, उन्हें जो है हमें आइडेंटिफाई करना है. एक वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. प्रोमिनेंटली यूपीपीसीएस के सिलेबस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है मेंशन किया गया है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ब्रॉडर कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है. दैट इज अ 12 मार्कर क्वेश्चन which we have to write in 200 words. 200 शब्दों में इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है. नाउ नेपोलियन एज वी नो कि फ्रांस से रिलेटेड एक इंडिविजुअल हैं, फ्रांस से रिलेटेड एक इंडिविजुअल थे, राइट. तो इस क्वेश्चन के आंसर के इंट्रोडक्शन को बिगिन करने के लिए वी नीड टू राइट इन 30 to 40 वर्ड्स फॉर दिस 200 वर्ड का जो आंसर है जिसको हमें लिखना है फॉर 12 मार्कर. सो वी कैन राइट France witnessed meteoric rise of Napoleon with his empire extending from Spain up till Russia. However, due to his autocracy, short-sightedness, poor political calculations, and failed military campaigns led to loss of his empire. सो इस क्वेश्चन के आंसर का इंट्रोडक्शन वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट कि नेपोलियन का जो है एक बहुत ही तेजी से राइज हुआ, जिसको हम मेटेओरिक राइज एज अ टर्म यूज कर रहे हैं, कि फ्रांस में जो है नेपोलियन बहुत ही तेजी से अपराइज किया, और उसके अपराइजमेंट और उसकी पॉजिटिव क्रेडिट की अगर बात करें तो उसका जो एम्पायर का एक्सटेंशन था फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, दैट इज स्पेन से लेके अप टिल रशिया तक एट अ टाइम जो है फ्रांस का पूरा एम्पायर अंडर नेपोलियन जो है एक्सटेंड कर रहा था. लेकिन ये एम्पायर का लॉस नेपोलियन की कुछ पॉलिसीज, जैसे उसके ऑटोक्रेटिक बिहेवियर की वजह से, उसकी
अच्छी दूरदर्शिता ना होने के कारण, शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, और उसके जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस थे वो बहुत ही पुअर थे, और जो उसने मिलिट्री कैंपेन्स अपने टाइम पे लिए वो मिजरेबली फेल्ड हो गए. मिजरेबल फेलियर ऑफ हिज कैंपेन्स, दैट इज नेपोलियंस का कैंपेन, लेड इट टू फॉल ऑफ हिज अंपायर, राइट, लेड टू फॉल ऑफ द अंपायर्स. नाउ अब जो है सब्सिक्वेंट इस इंट्रोडक्शन के बाद जो है, जो हमारा कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, दैट इज कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ नेपोलियन. नेपोलियन के कॉजेस ऑफ फेलियर जो हमने इंट्रोडक्शन में ये सब मेंशन किए, इनको वन बाय वन हम जो है अपने मेन बॉडी ऑफ द आंसर में वी विल इलेबोरेट. कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, राइट. इसको हम थोड़ा जो है फॉर इस 200 वर्ड के क्वेश्चन को जिसको हमने लिखना है, हम प्रिसाइसली इसको इन की पॉइंट जो है अपने बॉडी ऑफ द आंसर में सूटेबली एड्रेस करेंगे. नाउ अमॉन्ग द बिगिनिंग ऑफ द कॉजेस ऑफ नेपोलियन जो था, उसका जो था ऑटोक्रेटिक रूल. ऑटोक्रेटिक रूल, राइट. ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ नेपोलियन. एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, एज यू नो कि फ्रांस जो थी मोनार्की के एम्बिट में थी. इन द ईयर 1789 जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन अकेयर होता है बिटवीन द ऑर्डिनरी क्लास एज वेल एज द मोनार्की, और मोनार्की का ग्रेजुअल जो है एनिहिलेशन जो है फ्रांस की कंट्री से जो होता है, एंड ग्रेजुअल जो है एक तरह से जो प्रॉमिस किया गया था डेमोक्रेटिक सेटअप पे फ्रांस की गवर्नेंस को रन करने के लिए. लेकिन इन द 1804 जैसे ही नेपोलियन का कोरोनेशन होता है, ही स्टार्ट्स टू एक्ट इन अ ऑटोक्रेटिक मैनर. तो उसकी जो गवर्नेंस थी वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड मैनर में थी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था नेपोलियन का, जो कि एक पब्लिक रिजेंटमेंट क्रिएट करता है बियॉन्ड जो रिपब्लिकन आइडियाज थे कि फ्रांस में एक रिपब्लिक स्टैब्लिश किया जाएगा, वो टोटली अगेंस्ट था, राइट. जो उसके एग्जीक्यूटिंग प्रिंसिपल्स वे टोटली अगेंस्ट द रिपब्लिकन आइडियोलॉजीज. तो इसका एक ऑटोक्रेटिक रूल जो है, ऑटोक्रेटिक रूल पोस्ट इस कोरोनेशन इन 1804, ये एक प्रोमिनेंट रीजन रहा है regarding his policy or resentment by the people. Beyond that subsequent फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट एट दैट टाइम रहा है. तो ब्रिटेन के साथ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ब्रिटेन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो among the prominent regions regarding downfall of Napoleon empire, and prominently जो फ्रेंच इकोनॉमी में इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है. जस्ट फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में among जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो है कॉन्टिनेंटल पॉलिसी. ब्रिटेन एशिनो की एक अपने टाइम में ब्रिटेन कंट्री ऑफ जो है मर्चेंट्स बोला जाता है ब्रिटेन को, और ब्रिटेन की नेवल सुप्रीमेसी क्वाइट हाई थी. ब्रिटेन थ्रू सीज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ट्रेड करता था. लेकिन विथ टसल विथ फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में टसल के लिए जो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी थी, जो प्रोमिनेंटली ब्रिटेन को रेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज या वर्ल्ड से ट्रेड करने को नेपोलियन थ्रू हिज कॉन्टिनेंटल पॉलिसी जो है रोकता है. दैट लीड्स टू economic breakdown of France as well as rest of the Europe. तो ये जो इसकी कॉन्टिनेंटल पॉलिसी थी रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड, कि कोई यूरोप ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं बैकफायर करती है. एंड इन द टर्न, क्योंकि रूट का ब्लॉकेजेस कर रहा है, तो इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग जो है ग्रेजुअली जो है इंक्रीज हो जाती है, कि ब्रिटेन से लोग ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन इलीगल ट्रेड फ्लरिश कर रहा है. एज अ रिजल्ट जो भी रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन जनरेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉस होने लग जाते हैं. बियॉन्ड यूरोपियन कंट्रीज में भी रिजेंटमेंट रिलेटेड टू दिस पॉलिसी, जो होता है यूरोप की कंट्रीज लाइक उस टाइम पे ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, राइट, ऐसी जो कंट्रीज थी प्रोमिनेंट, एक रिजेंटमेंट जो है इनके अगेंस्ट में, यूरोप के अगेंस्ट में शुरू हो जाता है, नेपोलियन के अगेंस्ट में शुरू हो जाता है. बियॉन्ड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलिसी, बियॉन्ड दिस ब्रिटेन के अगेंस्ट में कंफ्लिक्ट विद दिस कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, ब्रिटेन का जो है नेपोलियन का जो इन्वेजन ऑन स्पेन है, राइट, नेपोलियन
नेपोलियन इन्वेजन ऑन स्पेन, जिसको पर्टिकुलरली जो है पेनिनसुलर वॉर भी बोला जाता है, पेनिनसुलर वॉर बोला जाता है, राइट। ये भी एक प्रोमिनेंट रीजन है, प्रोमिनेंट रीजन है रिगार्डिंग डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन ऑल बिकॉज स्पेन used guerrilla warfare taken in faith that the rest of the countries of the European countries, rest of the Europe के जो countries को faith में लेके स्पेन जो है गुरिल्ला वॉरफेयर करता है in this Spanish war, जो कुछ सालों तक कंटिन्यू रही, right, and that led to loss of economy as well as पब्लिक रिजेंटमेंट। तो ये जो स्पेनिश वॉर था प्राइमरली नेपोलियन के द्वारा जो एग्जीक्यूट किया गया था, नेपोलियन ने जो एग्जीक्यूट किया था, इसको प्राइमरली नेपोलियन के डिफीट में इसको जो है स्पेनिश अल्सर भी बोलते हैं, राइट, अल्सर, जो कि ग्रेजुअल जो है नेपोलियन के एम्पायर के डाउनफॉल में एक प्रोमिनेंट रीजन था। स्पेन पे इन्वेड करना, स्पेन पे अटैक करना, एंड थ्रू द गुरिल्ला वॉरफेयर स्पेन एग्जीक्यूटेड एक ह्यूज डाउनफॉल था नेपोलियन के लिए, राइट। एंड सब्सिक्वेंट कुछ और मिलिट्री कैंपेन्स जो नेपोलियन ने लिए थे, जस्ट फॉर एग्जांपल मिलिट्री कैंपेन्स ऑन रशिया पे अटैक कर दिया था नेपोलियन ने, राइट। इन द ईयर अराउंड 1812 जो है रशिया पे जो है नेपोलियन ने जो है इन्वेड कर दिया था, अटैक कर दिया था, लेकिन एक ह्यूज बिग डिफीट जो है नेपोलियन को फेस करनी पड़ी थी, एंड इट लेड टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स, सोल्जर्स का हैवी लॉस हुआ था, लॉस ऑफ लाइव्स। एज एस्टिमेटेड अराउंड 6 लाख सोल्जर्स जो है रशिया पे इन्वेड करने गए थे, वेंट, बट around 1 lakh soldiers ही, 1 लाख सोल्जर्स ही they returned, right। तो अराउंड 5 लाख सोल्जर्स का लॉस ऑल बिकॉज ऑफ रशियन कैंपेन की वजह से हुआ था, मिलिट्री कैंपेन इन रशिया, ऑल बिकॉज रशिया ने एक वहां पे मिलिट्री टैक्टिक अपनाई थी, दैट स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी जिसको बोलते हैं। तो जहां पे भी ये नेपोलियन की फोर्सेस रशिया में इन्वेड करते हुए ग्रेजुअली जाते वहां पे, क्योंकि रशिया ऐसे नो कि एक बहुत बड़ा लैंडमास है, यूजुअली जो है स्नो से कवर्ड रहता है, तो जहां पे भी ये स्पेन के सोल्जर्स जो इन्वेड करते हुए उन लैंडमास पे गए, तो रशियन सोल्जर्स इन टर्न क्या करते थे, उस जगह पे पूरी तरह से आग लगा देते थे। जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी फूड के, फ्यूल के या पानी पीने का पानी, ये सारे जो है आग लगाने की वजह से नष्ट हो जाते थे। तो इन जो ये लंबा कैंपेन रशिया में किया गया था, रशिया में वैसे इतनी ठंड रहती है, एंड रशिया को इसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आज के टाइम पे भी इनविंसिबल जोन बोला जाता है कि रशिया में कोई जाके जीत नहीं सकता। इतने लंबे टाइम तक जब नेपोलियन ने वहां इन्वेड किया, और इतनी ठंड में ये सोल्जर्स वहां सरवाइव न कर पाए, ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्कॉच अर्थ पॉलिसी दैट रशिया एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट नेपोलियन। तो जो मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट रशिया जो नेपोलियन का था, इट वॉज अ फेल्ड मिलिट्री कैंपेन दैट लेड टू लॉस ऑफ around 5 lakh soldiers, and beyond that huge economic loss जो है रशिया को इन्वेड नेपोलियन को जो फेस करना पड़ता है। इन टर्न जो फ्रांस को ब्रॉडली जो है इस पे जो है अब जो है एसोसिएशन बियॉन्ड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द 1789 की वजह से, एंड नेपोलियन की इन्वेजन की वजह से इन द नियर बाई कंट्रीज, जो नियर बाई कंट्रीज थी, जैसे प्रूशिया हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, जर्मनी हुआ, ये सारी जो कंट्रीज थी, इनमें जो है, इन कंट्रीज में जो है इनके यहाँ के इंडिविजुअल्स पे एक नेशनलिस्टिक फीलिंग अराइज होती है, राइट। एक कॉमन एनिमी इन द फॉर्म ऑफ नेपोलियन मिलता है, जो कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग इन कंट्रीज में अराइज होता है, एंड दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटी नेपोलियन coalition, or for that matter anti-French coalitions का formation होता है, and around 6 coalitions like this were being formed that worked against France, and more specific against Napoleon। तो ये भी एक
नो रैम्पेंट रीजन है रिगार्डिंग डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन का जो एम्पायर है, नेपोलियन का एम्पायर है, ग्रेजुअल जो वॉर हुई है, ये एंटी कोएलिशन फ्रंट, जो 6 एंटी कोएलिशन फ्रंट जो है आपकी जो यूरोप में अगेंस्ट नेपोलियन फॉर्म की गई थी, ये एक कोएलिशन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, कोएलिशन वॉरफेयर जो प्रोमिनेंटली ये 6 एंटी कोएलिशन जो बनाएगी कोएलिशन वॉरफेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए अगेंस्ट जो है अगेंस्ट नेपोलियन ने बनाई गई थी, जो कि नेपोलियन के डाउनफॉल के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। एंड इन द एंड इसी नेशनलिस्टिक फीलिंग के रीजन की वजह से इन द ईयर 1815 जो है, इन द बैटल ऑफ वाटरलू में जो है नेपोलियन की डेथ हो जाती है, बैटल ऑफ वाटरलू में जो है नेपोलियन की डेथ हो जाती है, एंड दैट लेड टू फाइनल फॉल ऑफ Napoleon's empire. So these are the n number of reasons, causes behind which that led to primary fall of नेपोलियन। सबसे पहला कॉज क्या था? ऑटोक्रेटिक रूल है फ्रांस में, जिस वजह से इसको रूलर मतलब बनाया गया, पावर दी गई कि रिपब्लिकन क्रेडेंशियल्स को स्टैब्लिश करेगा लेकिन एक सेंट्रलाइज पावर एग्जीक्यूट करता है। बियॉन्ड ब्रिटेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट, जो ब्रिटेन के साथ फ्रांस का कॉन्फ्लिक्ट था उसको आगे बढ़ाते हुए फेल्ड पॉलिसीज लाइक कॉन्टिनेंटल पॉलिसीज लेके आता है, कॉन्टिनेंटल ब्रॉकेट क्रिएट करता है जिससे ट्रेड हैम्पर होता है, ट्रेड हैम्पर यूरोप के लिए, फ्रांस के लिए, राइट, जो इन द लार्जर एक्सटेंट जो अगेंस्ट फ्रांस ये काम करता है। सब्सिक्वेंट पुअर मिलिट्री कैंपेन्स लाइक पेनिनसुलर वॉर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेजन ऑन स्पेन एंड सब्सिक्वेंट रशिया में जो मिलिट्री कैंपेन्स किए वहां पे ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज इकोनॉमी हुआ था। एंड सब्सिक्वेंट इन ब्रॉडर मिलिट्री कैंपेन्स बाय नेपोलियन द्वारा जो एग्जीक्यूट किया, उसके थ्रू जो एंटी कोएलिशन फ्रंट डेवलप हुए, 6 ऐसे एंटी कोएलिशन फ्रंट डेवलप हुए जो नेपोलियन के साथ एक कोएलिशन वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे नेपोलियन के अगेंस्ट में। एंड प्रोमिनेंटली इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू प्राइमरली जो है नेपोलियन की डेथ हो जाती है। दस इट समराइजेस overall rise and fall of Napoleon Bonaparte in the world history, right? So in the conclusion part we can write it is due to the failure of military campaigns as well as political calculation and the individual greed in the form of autocratic rule that led to failure of नेपोलियन बोनापार्ट इन प्रोमिनेंट फ्रेंच अंपायर। ऐसे जो हम इस क्वेश्चन के आंसर को जो है एंड कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन डिस्कशन। Proceeding towards next question related to Indian society and a modern topic, that is question number 18. Question number 18 analyze the challenges faced by the feminist movement in India in addressing issues of gender equality and women's empowerment in contemporary India। वर्तमान भारत में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसमें क्या चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये हमें स्पेसिफिकली फॉर 200 वर्ड एंड 12 मार्कर क्वेश्चन जो है इस आंसर के क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के आंसर को जो है प्रोमिनेंटली जो है रिप्रेजेंट करना है। नाउ इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम कैसे बिगिन करेंगे? वी नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आंसर इन 30 to 40 words। So you can write feminism in India traces its root since colonial times and prominently it advocates for due rights of women in India। So फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म क्या है जो ऐसे ऑफ रिसेंट हम डिस्कस करते हैं? फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन।
महिलाओं का जो अधिकार है, जो ड्यू राइट है, उसके बारे में फीमेन स्पेसिफिकली जो फेमिनिज्म जैसा जो मूवमेंट है स्पेसिफिकली इस चीज पे बात करता है। एंड इसकी जो बिगिनिंग हम जैसे बात कर सकते हैं सती प्रथा के अगेंस्ट में जो मूवमेंट ले आई गई, राइट। सती प्रथा के या वुमेन चाइल्ड जो मैरिजेस थे उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट शुरू की गई थी, उसकी जो हिस्ट्री है वो कॉलोनियल टाइम से बिलोंग करती है। ब्रिटिशर्स के टाइम से जो है ये फेमिनिज्म जैसा मूवमेंट जो है ग्रेजुअली विद रिफॉर्मिस्ट लाइक राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जो है फेमिनिस्ट जैसे मूवमेंट को शुरुआत किया। एंड सब्सिक्वेंट इसमें जो है ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन अक्रॉस द टाइम हिस्टोरिकल टाइम्स हमें अलग अलग टाइम्स पे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स में देखा गया है। एंड अप टिल नाउ एक ये फेमिनिज्म जो इंडिया में है एक मास मूवमेंट रिगार्डिंग राइट्स ऑफ द वुमेन इन इंडिया जो बना हुआ है। नाउ क्वेश्चन हमें जो है स्पेसिफिकली चैलेंजेस के बारे में बात करता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू दिस वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। तो चैलेंजेस रिगार्डिंग फेमिनिज्म और फॉर दैट मैटर जो क्वेश्चन का कोर डिमांड है वो हम जो अपने हेडिंग में डाल सकता है। तो सबसे पहला जो चैलेंज, जो ब्रॉडर चैलेंज क्या है, व्हाट कैन बी राइट अबाउट द चैलेंजेस रिलेटेड टू दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट और फॉर दैट मैटर वुमेन एम्पावरमेंट के मूवमेंट में ब्रॉडर चैलेंज क्या है, वो हमें थ्रू पॉइंट जो है मेंशन करना है शॉर्ट एंड क्रक्स फॉर्मेट में। तो सबसे पहला चैलेंज व्हाट वी कैन राइट, सबसे पहला चैलेंज जो है वो है सोशो कल्चर रेजिस्टेंस। सोशो कल्चर रेजिस्टेंस के फॉर्म में जो है हम जो है ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है प्रोमिनेंटली जो है वीकेन हो रहा है। ऑल बिकॉज कि जो इंडियन सोसाइटी है इट हैज बीन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। तो एक्सेप्टिंग नॉर्म्स पैट्रियार्कल सोसाइटी जिन्होंने ग्रेजुअली जो है वुमेन को सबॉर्डिनेशन में रखा है, वुमेन हैड बीन सबॉर्डिनेटेड, देयर वर नो विडो रीमैरेजेस, वुमेन चाइल्ड मैरिजेस बहुत ही यंगर एज पे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी का डोमिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस होता है। बियॉन्ड देयर इज एन स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग रोल ऑफ द वुमेन, स्टीरियोटाइपिंग द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। प्रोमिनेंटली वुमेन जो है होम मेकर होंगी और फॉर दैट मैटर सिर्फ चाइल्ड बियरिंग के लिए है, बच्चा पैदा करने के लिए, एक ऐसा थॉट प्रोसेस भी है, राइट। दे डोंट नीड टू वर्क आउटसाइड, राइट, ऐसा जो स्टीरियोटाइप्स हैं जो हैं एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में फॉर दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया जो है ग्रेजुअली अपराइज कर रहे हैं। तो सोशियो कल्चरल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, राइट। सोशियो कल्चरल रेजिस्टेंस देखने को जाता है। जो रैम्पेंट इश्यूज जैसे ऑनर किलिंग का मुद्दा, एसिड अटैक्स, राइट, रिगार्डिंग सप्रेसिंग ऑफ द चॉइसेस ऑफ द वुमेन, ऐसे रैम्पेंट एक्टिविटी जो है हमें प्रोमिनेंटली इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है, जो कि लार्जली जो है वी कैन सी कि ये एज अ चैलेंज टू जेंडर वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज जेंडर अपलिफ्टमेंट या जेंडर इक्वलिटी का इशू के फैक्टर में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बियॉन्ड कुछ और मेजर्स हैं जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और फॉर दैट मैटर इनइक्वालिटी, इवन ड्यू मेजर्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान और रिजर्वेशन का कंसेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो हमें देखने को मिलता है, राइट, रिगार्डिंग रिजर्वेशन। हाउएवर स्टिल देयर आर इश्यूज एसोसिएटेड विद दैट। इश्यूज क्या एसोसिएटेड हैं कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट रफली अराउंड 24% ऑफ द वर्कफोर्स ये जो है वुमेन कंस्टिट्यूट करती हैं, राइट। 24% ऑफ द वर्कफोर्स जो है ये वुमेन लेड है। दैट मीन्स वुमेन का पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट काफी लो है। दैट मीन्स
दैट मीन्स दे आर नॉट इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ही लो पार्टिसिपेशन होगा। दैट मीन्स जो ब्रॉडर पैरामीटर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इनमें वुमेन के पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। तो वी एज एन कंट्री सफरिंग फ्रॉम ए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिगार्डिंग लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन अ वर्कफोर्स, राइट? लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, एंड even if there's a participation of women in this workforce, there's a gender pay gap। जो मेन और वुमेन का जो गैप है रिगार्डिंग पेमेंट, रिगार्डिंग नंबर ऑफ आवर्स दैट आर दे कंट्रीब्यूट एंड गेट पेड, इसमें अराउंड मेन और वुमेन के बीच में जो एस्टिमेशन देखा गया है वो अराउंड 5 घंटे का डिफरेंस एट अ टाइम जो पेमेंट जो मिलती है। मेन आर कंपेरेटिवली पेड लार्जर एज कंपेयर टू द वुमेन। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में वी हैव सीन कि प्राइमरली जो है वुमेन आर पेड लेस, राइट? वुमेन आर पेड लेस। बियॉन्ड कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज कि प्राइमरली जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन आर लार्जली एम्प्लॉयड एंड प्रोमिनेंटली जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ केयर इकोनॉमी। इसका कुछ भी इकोनॉमिक वर्थ नहीं है, देयर इज नो इकोनॉमिक वर्थ। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये वुमेन जो है डोमेस्टिक वर्क करती हैं, जिसको केयर इकोनॉमी बोलते हैं। लार्जली इनफॉर्मल सेक्टर में इनके पार्टिसिपेशन की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। दैट मींस दे हैव ए लो सोशल प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड या लेबर लॉज, या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये इनफॉर्मल जॉब्स जो है इतनी बेनिफिशियल नहीं है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट न होना ये इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज जेंडर इन इक्वालिटी के इशू को कहीं ना कहीं सप्रेस करता है। इन द ब्रॉडर जो हमारा फेमिनिज्म का मूवमेंट है उसके कोर आइडियल और प्रेमाइज को भी ये जो है डेनिग्रेट करता है। सब्सिक्वेंट कुछ और इश्यूज लाइक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की जाए, irrespective of the reservation, just for example हम देखते हैं कि अराउंड 33% सीट जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में दे आर रिजर्व्ड, राइट? लेकिन although seats are reserved for women, but they are like a proxy candidates, because जो रियल पावर होती है वो उनके हस्बैंड्स जो है एंजॉय करते हैं, जिनको जो है प्रोमिनेंटली, अगर वुमेन प्रधान है तो प्रोमिनेंटली वो अपने पति के बिहाफ पे जो है वुमेन अगर रिजर्व सीट है तो उस पर खड़ी होती है। लेकिन ये जो प्रधानपति से प्रोमिनेंटली जो है पॉलिटिकल पावर को जो है एंजॉय करते हैं या उसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। बियॉन्ड अगर पार्लियामेंट में भी हम देखें, करेंटली जो है पार्लियामेंट में भी जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है अराउंड 14 to 16% के अराउंड जो वेरी करता है, 14 to 16% के अराउंड वेरी करता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेम्प्रेरी वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका कोर इंटेंट है वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भागीदारी को इंक्रीज करना, उसके बावजूद भी क्योंकि अब ये बिल इनैक्ट होने में, इनके कोर प्रोविजंस इनैक्ट होने में अभी टाइम है, लेकिन जो करेंट डेटा ये देता है कि पॉलिटिकली जो है वुमेन जो है इतनी एम्पावर नहीं रही है, वुमेन जो है एम्पावर नहीं रही है, राइट? तो ये एक बैकवर्डनेस सर्व करता है रिगार्डिंग irrespective of due measures in the form of constitutional measures like reservation, affirmative actions like reservation, अभी भी जो women का participation quite low रहा है। Beyond that gender based violences against women जो है against women quite rampant and high रहा है। Issues like marital rape without कंसेंट, ये क्वाइट प्रोमिनेंट रहा है। एसिड अटैक्स का इशू क्वाइट प्रोमिनेंट रहा है, राइट? एंड एज कोटेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे जो नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट वुमेन है, अगेंस्ट जो है वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे उनमें रैम्पेंट डोमेस्टिक वायलेंस का जो केसेस का जो इशू था उसमें ह्यूज जो है इंक्रीज देखा गया था ड्यूरिंग कोविड-19 एज
सब्सटैंशिएट बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा, राइट। तो ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो इशू है, क्योंकि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो प्रोमिनेंटली मेल ही डिसीजन मेकिंग में होते हैं, एंड दैट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया को हैम्पर करने में इनका लार्जर रोल है। नाउ सब्सिक्वेंट पॉइंट्स कुछ और अगर हम देखें तो मॉडर्न डे टाइम्स में issues like digital divide and exploitation, ये भी वुमेन राइट्स को या वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। रिगार्डिंग चॉइसेस और डिजिटल एसेस की चॉइसेस पे भी क्वाइट रैम्पेंट एक इशू है। आप विटनेस करेंगे कि वुमेन का जो है ऑनलाइन पे है, साइबर बुलिंग जैसा इशू क्वाइट हाई रहता है, राइट। साइबर बुलिंग जैसा इशू क्वाइट हाई रहता है। मॉडर्न इमर्जेंट इशू लाइक डीप फेक जिसमें वुमेन के फोटोज को यूज करके मॉफ किया जाता है, साइबर बुलिंग की जाती है। एंड बियॉन्ड देयर आर स्टीरियोटाइप्स दैट मींस इश्यूज लाइक सेक्सटॉर्शन जहां जुवेनाइल्स को ट्रैप करके उनके पूरे मनोविज्ञान, उनकी पूरी साइकोलॉजी को जो है हैम्पर किया जाता है। दैट मीन्स कि लाइफ लॉन्ग ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको एम्पावर होने में बड़ी सी मुश्किल होगी, बिकॉज दे सफर फ्रॉम ए मेंटल ट्रॉमा, राइट। तो ये भी एक प्रोमिनेंट रीजन है रिगार्डिंग वीकनिंग ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज जेंडर इक्वलिटी का ब्रॉडर इशू। सो दीज आर द पॉइंट्स प्रोमिनेंटली जो है अपने क्वेश्चन के आंसर को प्रोमिनेंटली इन 5-6 पॉइंट्स में विद डेटा, विद फैक्ट, अलॉन्ग विद द रिपोर्ट एंड इंडिसेस जो है प्राइमरली हम जो है मेंशन कर सकते हैं कि what are the challenges regarding feminism that have led to weakening of women empowerment as well as gender equality in India। तो क्या क्या challenges associated ये हम mention कर सकते हैं। Thus in the end part, क्योंकि challenges based ये question है, तो हमें जो है अपने कंक्लूजन में कुछ सॉल्यूशन मेजर करने होंगे कि दस एज एन सोसाइटी वी नीड टू develop a psychological change and more acceptance of female roles in the society, and gradually with the proper enforcement of the laws, rules and regulations, women can be empowered, and subsequently they need to be trained, skilled and educated further along with certain due affirmative actions leading to their empowerment as well as development in the mainstream society of modern day India, right। तभी जो है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी हम बिल्ड कर सकते हैं। जब ये वुमेन सेक्टर जो आज के टाइम पे अराउंड 24% ऑफ द वर्कफोर्स ही कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जब आने वाले टाइम में अराउंड 50% ये वर्कफोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा नियरिंग टू 50% एज पर देयर पॉपुलेशन परसेंटेज, तभी हमारा सोसाइटी जो है एक इंक्लूसिव सोसाइटी, एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी और एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी जो है बनेगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन दैट वी कैन राइट इन आवर मॉडल आंसर। Next question, that is question number 19 and primarily dealing with Indian society. Indian society से related ये question है। The question talks, examine the concept of reservation in India and its link with socio-economic structure of Indian society। रिजर्वेशन के बारे में हमें यहाँ बात करना है। भारत में आरक्षण की अवधारणा और भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना से इसके संबंध की विवेचना कीजिए। 200 वर्ड क्वेश्चन फॉर 12 मार्कर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोमिनेंटली इंडियन सोसाइटी पे बेस्ड है। नाउ हमें यहाँ पे जो है रिजर्वेशन के बारे में बात करना है कि कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन क्यों रिजर्वेशन ले आया गया, एंड इसके ब्रॉडर जो लिंकेजेस विद सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी कैसे है, क्यों, क्या रीजन है, इस पे जो हमें प्रोमिनेंटली डिस्कस करना है। नाउ इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में हम जो है ब्रॉडली जो कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन बताएंगे, राइट। इंट्रोडक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन बताएंगे कि रिजर्वेशन is defined as affirmative actions taken for the upliftment of scheduled castes, scheduled tribes and OBC, that is other backward class of the citizens जो हैं
तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शंस taken for the upliftment of SCs, STs and OBCs, primarily ensuring social justice, primarily ensuring social justice for historical operation and seclusion from the mainstream society. So reservation क्या है? Reservation जो है affirmative action है. It is taken with a positive intent. Affirmative action. Reservation is is an affirmative actions, and it is primarily designed for upliftment of the scheduled caste and scheduled tribe along with other backward classes of the Indian society. Primarily जो कि जिनको जो है सामाजिक न्याय दिया जाए, तो सोशल जस्टिस, प्राइमरली जो सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए, सोशल जस्टिस किस लिए इंश्योर करने के लिए? क्योंकि हिस्टोरिकली ये पॉपुलेशन, ये कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन को जो ऑप्रेस किया गया है एंड मेन स्ट्रीम सोसाइटी से इनको सेक्लूड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हिस्टोरिकली अगर हम लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे से बात करें आज से 4,500 सालों पहले से, तो यूजुअली जो है शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन या एसटीज जो थे, प्राइमरली ऐसा माना जाता है कि शूद्र कैटेगरी, वर्ना सिस्टम में शूद्र कैटेगरी में ये कास्ट ऑफ द पीपल आते थे, जिनको वेद पढ़ने से मना किया जाता था और इम्पोर्टेंट जो पब्लिक फंक्शन होते थे लाइक यज्ञ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शंस होते थे, इनसे इनको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता था. यानी कि 1000 ऑफ ईयर से जो है इस कास्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स को जो है ऑपरेस रखा गया है. इनके साथ सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय हुआ है, और इसी पर्सपेक्टिव को, इसी गैप को जो है ब्रिज करने के पर्सपेक्टिव से positive in the steps in the form of reservation in educational institution as well as employment की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के रिजर्वेशन, देयर आर सीट्स रिजर्व फॉर दिस इंडिविजुअल्स. तो रिजर्वेशन एज ए कंसेप्ट इसीलिए जो है एज एन अफर्मेटिव एक्शन जो है डेवलप हुआ है, where it finds it due mention. Thus reservation is ensured through constitution, through Article 15 clause 4, that is educational institution में रिजर्वेशन, एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जॉब्स के मैटर से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें रिजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 अलॉन्ग विद आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है इंश्योर करता है एज ए फंडामेंटल राइट. एंड फर्दर articles like 330 ensures for broader reservation of this SC, STs as well as OBC, ensuring affirmative actions for their upliftment and empowerment in the education as well as employment sector. तो इंट्रोडक्शन और एक कनेक्टिव स्टेटमेंट में ब्रॉडली जो है हमने कंसेप्ट बिहाइंड रिजर्वेशन को जो है एक्सप्लेन कर दिया. नाउ जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, linkages with socio-economic indicators में प्राइमरली जो है हम ब्रॉडर डायमेंशंस को डील करेंगे. सबसे पहला पर्सपेक्टिव हम यही देंगे कि हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है. हिस्टोरिकल अनजस्टिस तो एक ऐसा कंसेप्ट, इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट. हिस्टोरिकल अनजस्टिस, तो रिजर्वेशन ऐसे कंसेप्ट जो डेवलप हुआ है वो सी हिस्टोरिकल अनजस्टिस को जो है, हिस्टोरिकल अनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए, हिस्टोरिकल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए प्राइमरली रिजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में जो है, अपॉर्चुनिटी के फील्ड में जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि इनकी जो है रिजर्वेशन इंश्योर कर सके
रिजर्वेशन इंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, along with raising economic capabilities. वो इंटर्न क्या करेंगी, वो इंटर्न जो है सोशल मोबिलिटी के लैडर में, सोशल मोबिलिटी के लैडर में जो सोशल मोबिलिटी के लैडर में इन जो पॉपुलेशन है, जो एसटीज हैं, इनको जो है प्राइमरली एम्पावर करेगी कि जो भी हिस्टोरिकल अनजस्टिस किया गया है, तो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर पे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बूस्ट करेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, एजुकेशन देगी, एज रिफ्लेक्टेड कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अराउंड 60% ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है लिटरेट है, एंड रफली लेसर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू एसटीज जो है, इनमें लिटरेसी रेट है, राइट, ये 2011 सेंसस कोट करता है। अब ग्रेजुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ये बढ़ रहा है, लेकिन देयर मोर नीड्स टू बी डन कि इनका जो परसेंटेज जो लिटरेसी रेट है वो बढ़े, एंड की पार्टिसिपेशन जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है ग्रेजुअली जो है विद टाइम जो है बढ़े, राइट। बियॉन्ड दैट रिजर्वेशन जो है प्राइमरली ये भी इंश्योर करता है कि इनका जो है पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है हिस्टोरिकल जस्टिस के बाद, हिस्टोरिकल सोशल जस्टिस इंश्योर करने के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ऐसे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है ये इम्प्रूव हो। SCs along with OBCs का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हो, इसीलिए मेजर्स लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इनके लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट रखा गया। देयर आर सीट्स बीइंग रिजर्व्ड एंड इन द लेजिस्लेटिव एज वेल एज पार्लियामेंट में भी इन सीट्स को रिजर्व किया गया है टू एंश्योर फॉर देयर एम्पावरमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो पहले जो है कन्वेंशनली जो है मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी के डिस्कशंस थे उनमें जो है ये शेड्यूल कास्ट एज वेल एज जो ऑपरेज मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं इनका पार्टिसिपेशन लो था, लेकिन रिजर्वेशन ने इनको जो है प्राइमरली इंश्योर किया है कि ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो है पॉलिटिकली एम्पावर हो सके एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में जो है पार्टिसिपेट कर सके। बियॉन्ड रिजर्वेशन जो इनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को भी बूस्ट करता है। एज एन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर रिजर्वेशन का लिंक अगर सोशियो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज के फॉर्म में देखें तो इनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को भी बूस्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल स्कीम्स लाइक स्टैंड अप स्कीम या फॉर दैट मैटर एजुकेशन के मैटर पे अगर हम बात करें, तो वाल्मीकि विद्यालय बनाए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाया गया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन कराया गया है ताकि जो कैटेगरीज बिलोंगिंग टू SCs, STs एंड OBCs हैं, प्राइमरली SCs एंड STs जो है इनके लिए अलग अलग एजुकेशनल स्कीम्स बनाई गई ताकि एजुकेशनली एम्पावर होके ये अपने पैरों पे खड़े होके जो एम्प्लॉयमेंट सीख कर सके एंड बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप को, न सिर्फ जॉब सीकर हो, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी स्टैंड अप जो स्कीम है इसमें जो है सर्टेन सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट का रिजर्वेशन, एक तरह से बोलें तो फाइनेंशियल क्रेडिट जो है इस मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोमिनेंटली देने में हेल्प करता है, जो कि ब्रॉडली जो है इनको जो है सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एम्पावर करने में हेल्प करती हैं, राइट। तो ये जो है कुछ मेजर्स हैं जो प्रोमिनेंटली जो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को हैंडल करने के लिए बनाए गए। लेकिन देयर आर इश्यूज बिसाइड्स जो भी मेजर्स लिए गए हैं अभी भी हमें देखने को मिलता है कि देयर आर इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी स्कीम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इनकी इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। जो क्राइम है अगेंस्ट SCs एंड STs वो अभी भी एग्जीक्यूट होता है, क्राइम अगेंस्ट SCs एंड STs। For example, National Crime Records Bureau has estimated that in the year 2022 around
50,000 केसेस वेर बीइंग फाइल्ड फॉर एससीज और एट्रोसिटीज, एससीज पे एट्रोसिटीज के लिए अराउंड 50,000 केसेस फाइल किए गए, और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पे अराउंड 10,000 केसेस वेर बीइंग फाइल्ड, जो कि क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ द पॉपुलेशन में दिखता है, राइट। ये एक रैम्पेंट इशू है। बियॉन्ड जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, वो सर्टेन सेक्शन ऑफ दिस कम्युनिटी ही उठा पा रही है, सर्टेन सेक्शन ऑफ ओबीसी और फॉर दैट मैटर एससीज या एसटी में पर्टिकुलर कम्युनिटीज ही इनका बेनिफिट उठा पा रही है, यानी कि लार्जर बेनिफिट जो है इन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में नहीं पहुंच पा रहा है, इन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में प्रोमिनेंटली एससीज एसटीज में नहीं पहुंच पा रहे। दस इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो अभी भी देयर नीड्स टू बी लॉट मोर नीड्स टू बी डन। दस आइडिया लाइक रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जो कम्युनिटीज हैं इनका ख्याल रखा जाए, एंड फर्दर मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट implementation along with enforcement of the laws related to protection of rights of SC and STs and OBCs पे भी ध्यान देना चाहिए, राइट, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एंड इन द एंड जो रिजर्वेशन का कोर पर्पस है, रिजर्वेशन का कोर पर्पस एम्पावरमेंट एंड सोशल मोबिलिटी है, इनको ब्रॉडर कंटेक्स्ट में न सिर्फ स्टैट्यूट या लॉ के फॉर्म में, रेदर सोशल एक्सेप्टेंस होना भी बहुत जरूरी है कि एक हिस्टोरिकल रॉन्ग इन एससीज एसटीज एंड ओबीसीज के साथ हुआ है, तो रिजर्वेशन एज अ सोशल एक्सेप्टेंस एंड मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी डेवलप हो, इसीलिए इन लॉज इन रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत ना हो, रेदर सोसाइटी खुद से वॉलंटियर करे रिगार्डिंग इमेंसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट of this marginalized section of the society. Thus in the end part अपने conclusion में इन सारे broader points को हम mention कर सकते हैं कि thus reservation as an idea has been premised on a noble or novice motive. However, its benefit in order to ensure its benefit reaches to the core beneficiary, strict enforcement along with implementations of constitutional principles along with government schemes, policies and programs needs to be duly implemented so that these SCs, STs, OBCs or the intended beneficiaries of the reservation can come to the mainstream of the society and walk higher in the social mobility ladder or echelons, right? The conclusion part में हम ये सारी सजेस्टिव मेजर्स को रिगार्डिंग एनफोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन जो मेंशन करके ब्रॉडली इस क्वेश्चन के आंसर को, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड इट इज लिंकेज विद सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में प्राइमरीली एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अलॉन्ग विद जो है आपके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के पर्सपेक्टिव से, एंड बियॉन्ड दैट इक्वालिटी का इशू है, जेंडर का पर्सपेक्टिव, या जो सर्टेन सेक्शन इन्हीं कास्ट में, इन्हीं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उनके भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने के लिए मेंशन करके इसको जो है ब्रॉडर जो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कुछ हेल्थ का इंडिकेटर भी अगर हम ऐसा पॉइंट जो है हम मेंशन करना चाहें तो हम मेंशन करके इस आंसर को सूटेबली जो है एड्रेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।